हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। तो आपको भी पता है कि पीवाईक्यू जो है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो चाहे वो कोई भी एग्जाम है, तो जब हम उसके पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप ही, है ना। वो कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर की एक तो स्ट्रेटेजीज पता चल जाती है, दूसरा ये थोड़ा सा आइडिया लग जाता है हमें कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। कहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, कहाँ से आपके एमसीक्यूज, कहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन से चैप्टर को वेटेज ज्यादा दी जाए, कौन से को कम दी जाए, तो एक तरह का हमें आइडिया लग जाता है ना। तो आज हम करेंगे क्या? आज हम करेंगे एक और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। तो इससे पहले जितने भी मैं पीवाईक्यूज करा चुकी हूं, तो जाकर के उनको जरूर जरूर से देखेगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपके फाइनल एग्जाम है। साथ साथ में आपका जो सीयूटी एग्जाम भी आएगा, उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये हिस्ट्री का सेट नंबर है 6151। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है आपके हाथ में, है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं उनको ध्यान से पढ़ना है ना। और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद फिर अपने आंसर्स को लिखना स्टार्ट करना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है बच्चे, क्योंकि आपको ना किस आंसर को कितना लिखना है, ठीक है, कितने मार्क्स का है ये, ठीक है, कौन से सेक्शन है। तो अगर आप सेक्शन नहीं लिखोगे, कि जैसे आप लिखते समय ना बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं कि कौन से सेक्शन का कौन सा पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन है ना। तो आप जस्ट एक बार सेक्शन लिख देंगे ना, तो ऊपर सेक्शन जरूर डालना, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो सेक्शन ए है, तो उसके बाद फिर उसके आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दिए। फिर अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं तो उसका सेक्शन लिख दीजिए, फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का नंबर डालिए, और उसके बाद सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो सेक्शंस को, तो उसके सेक्शन का वो जरूर डालिए, आप उसका नंबर जरूर डालिए, है ना। ए है, बी है, 1 है, 2 है, जो भी है। तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद फिर आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखना स्टार्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, है ना। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में आपको 5 सेक्शंस दिए होते हैं, और इसे बताया गया है कि 34 क्वेश्चंस दिए होंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चंस को करना जरूरी है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जिसमें और वाले होते हैं उसमें आपको एक ही करना है, चाहे तो ऊपर वाला अच्छी तरीके से आता है, चाहे वो नीचे वाला अच्छी तरीके से आता है। तो जो अच्छी तरीके से आते हैं आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें ना 5 सेक्शन दिए होंगे, सेक्शन ए बी सी डी ई, ठीक है। सेक्शन 1 में 1 to लेकर 21 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 21, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 1 मार्क्स। उसके बाद आपका है सेक्शन बी, और सेक्शन बी जो होगा वो 22 से लेकर के 27 क्वेश्चन नंबर होंगे, ठीक है। और टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, और ये जो टोटल 5 क्वेश्चन है वो आपके कैरी करेंगे कितना, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 3 मार्क्स, ठीक है। और टोटल होंगे 5 मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे इसके, 18 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी, जो सेक्शन सी जो होगा हमारा 28 से लेकर 30, यानी कि 3 लॉन्ग आंसर्स दिए होंगे आपको, लॉन्ग आंसर्स लिखने होंगे। हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स, 3 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके 24, ठीक है। उसके बाद होगा आपका सेक्शन डी होगा, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये बहुत स्कोरिंग होता है ना, वो बच्चों को जल्दी ही जो है इसमें क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर लेते हैं, तो बच्चों को काफी इंटरेस्ट भी आता है इसके अंदर, है ना। तो आप क्या करोगे, पैराग्राफ को पढ़ करके और उसके क्वेश्चन जो गिवन जो क्वेश्चंस दिए होते हैं पैराग्राफ के नीचे, उनको पढ़ करके अच्छी तरीके से और उनका आंसर लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, और हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके 4 मार्क्स, ठीक है। टोटल ये 12 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन ई पर आएंगे। सेक्शन ई आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि कैरी करेगा आपके 5 मार्क्स, ठीक है। तो जल्दी से क्या करेंगे हम इसमें देखते हैं। कल मैंने आपको एक शॉर्ट दी थी कि कहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आ रहे हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको शॉर्ट को जरूर से जाकर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो आपको जो भी कुछ भी अगर आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, ठीक है, आपको चैप्टर 1 शॉट में समझना है, तो 1 शॉट भी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो देखनी है, तो वो भी आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो क्लास 11th है, चाहे वो क्लास 12th है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने हैं, पीवाईक्यूज देखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो हर एक की ना हर एक वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिस टाइप की आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट को पूरा पूरा जाकर के जरूर देखिएगा, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सिलसिला, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा ये, ठीक है। जिसको जो भी लैंग्वेज में समझ में आता है तो समझ करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब ये हिंदी में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाले पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द अष्टाध्यायी। अब वो कौन, अब वर्क ऑन द संस्कृत ग्रामर। तो ये अष्टाध्यायी किसने लिखी थी बच्चे, तो इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि
काफी बच्चों को पता भी होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्टा, या फिर भारद्वाज, या फिर चरक, या फिर पाणिनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाणिनि। क्या होगा बच्चे? पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया था? अष्टाध्यायी लिखी थी, जो कि संस्कृत ग्रामर के ऊपर बेस्ड थी, यानी कि संस्कृत जो व्याकरण, संस्कृत जो ग्रामर बनाई गई थी वो इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें एक तरफ आर्कियोलॉजिस्ट है तो दूसरी तरफ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो आपको बताना है कि किस आर्कियोलॉजिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको बताना है। ये आपके नीचे कोड दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको इसके साथ मिलाना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है, लेकिन किसको किसके साथ मैच करना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा क्वेश्चन, लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह के डिफिकल्टीज को हम क्रॉस कर चुके होंगे जब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो चाहे वो डिफिकल्ट हैं, सॉल्व वो आपके ईजी हैं, तो हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। और किस हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए, है ना। तो इसलिए हम हर तरह के क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। क्या कहते हैं? एस एन रॉय। तो एस एन रॉय का जो कंट्रीब्यूशन था वो किस में रहा है? एस एन रॉय का जो कंट्रीब्यूशन था वो किस में रहा है? तो कहीं ना कहीं हमने ये फर्स्ट चैप्टर द ब्रिक बीट्स एंड बोन्स में इसमें ये पढ़ा था कि एस एन रॉय का जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये इनकी बुक थी, यानी कि इन्होंने अपनी बुक में वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी जो इनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एस एन रॉय को यानी कि ए को हमने 3 से मैच कर दिया। ए को 3 है, बिल्कुल है, ये रहा। हमने ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ना तो ये हो सकता है, एक ही में हमने आंसर मिल गया, फिर भी चलो मैच कर लेते हैं। बी को 2 से करना, यानी कि जी एफ डेल्स को जो है हमने किससे मैच करना है? हमें मैच करना है द मिथिकल मैस्केर एट द मोहनजोदारो। तो शायद ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, तो यहां से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर ई एम विलर। तो आर एम जॉन मार्शल का हम देख लेते हैं। तो आर ई एम विलर, यानी कि आर एम विलर का कंट्रीब्यूशन किस में रहा है? द एंशंट इंडिया। और जो बच गया वो किस में मैच करना है आपको? फोर्थ को 4 से मैच करना है, जॉन मार्शल को मोहनजोदारो एट द एंड द इंडस वैली। ठीक है, तो हम इसको मैच कर देंगे, तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? आपका ए। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको अरेंज करना है कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, लेकिन इनको अरेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइमलाइन पर जाना पड़ेगा, है ना। थोड़ी सी टाइमलाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी, जिसके बिहाफ पर आप इस तरह के क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले नंद आएगा या पहले शुंग आएगा, ठीक है, फिर या मौर्याज आएगा, गुप्ताज आएगा। देखो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा आइडिया तो ये लगता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य ने जिसको इतना बड़ा सम्राट बनाया था, तो किसकी वजह से बनाया था? कि जब चाणक्य को याद करो, जब चाणक्य को और नंद डायनेस्टी के रूलर ने उनको इंसल्ट करके निकाल दिया था, तो इसका मतलब ये कि मौर्य बाद में आए थे, और उससे पहले कौन थे? नंदास थे, है ना। नंद डायनेस्टी के रूलर थे। तो पहले कौन आ जाएगा आपका? फर्स्ट आ जाएगा आपका नंदास। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा आपका नंद डायनेस्टी के रूलर्स। ठीक है, नंद डायनेस्टी आ जाएगी फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएंगे? उसके बाद मौर्याज आ जाएंगे। मौर्य को रिप्लेस किसने किया? शुंगास ने किया था। ठीक है, शुंग ने किया था। और फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएंगे? आपके गुप्ता। अब बोलोगे कि मैडम इसके हमें टाइम तो पता भी नहीं है, तो टाइम का कैसे करेंगे? तो मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ कि अराउंड, ठीक है, अराउंड 342 से 45 BCE। तो ये जो टाइम पीरियड रहा है, ये किसका रहा है? ये रहा है आपका नंद डायनेस्टी का। ठीक है, उसके बाद अगर हम आते हैं किसमें? मौर्य एम्पायर। तो पहले मैं शुंग का बता देती हूँ, मतलब आपको अरेंज तो करना है। तो देखो पहले अगर मैंने इसमें किया, नंद पहले आ गया तो 1 इसमें है, नंद, उसके बाद मौर्याज है, ठीक है, सेकंड है आपका फिर सेकंड है शुंग है, और फिर फोर्थ है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। फिर मैं सबकी क्या बता देती हूँ, सबकी आपको टाइमिंग्स बता दे, मतलब इनके रीजन बता देती हूँ। तो जो मौर्य का जो रीजन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इसके फाउंडर थे, और आपको भी पता है कि इनका पीरियड जो है वो 321 BC से स्टार्ट होता है। उसके बाद इनको रिप्लेस करते हैं कौन? शुंग डायनेस्टी, है ना, सॉरी गुप्ता। ठीक है, तो ये जो गुप्ता थे, ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है, एक मिनट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? पहले आएगा नंद, ठीक है, तो पहले आ गया 1, ठीक है, उसके बाद 1 यहाँ है या यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नंद आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मौर्य सेकंड पे, थर्ड आ जाएगा आपका शुंग या गुप्ता आएगा, बच्चे गुप्ता आएगा। ठीक है, और शुंग डायनेस्टी जो होगी वो आपकी कब होगी?
मैं ही क्यों गलती कर रही हूँ, ठीक है। तो मौर्य के बाद कौन आ जाएगा, शुंग आएगा या फिर गुप्त आ जाएगा, शुंग आएगा बच्चे, ठीक है। तो हम पहले ठीक कर रहे थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका नंदा, फिर उसके बाद आएगा आपका मौर्य, ठीक है। फिर आएगा आपका शुंग, ठीक है, और फिर आएगा आपका गुप्ता। क्योंकि आपने भी देखा होगा कहीं ना जब हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, कौन सा, किनशिप कास्ट एंड क्लास, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है ना, उन्होंने मौर्य को क्या कहा है, मौर्य को उन्होंने लो ओरिजिन कहा है ना। और मौर्य को रिप्लेस करने वाले भी कौन थे, वो क्षत्रिय तो थे नहीं। तो कहीं ना कहीं मौर्य के बाद कौन आते हैं, शुंगाज आते हैं, है ना, शुंग आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका टाइम पीरियड लेते हुए चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो था 321 BCE, ठीक है, 321 BC। उसके बाद नंद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड बताया गया है वो है अराउंड कितना, अराउंड 342 से लेकर के और 345 अराउंड मैंने बोला है, ठीक है, BCE, राइट। उसके बाद शुंग आता है, उसके बाद गुप्ताज आते हैं, ठीक है। तो शुंग कब आते हैं, शुंग कब आते हैं, गुप्ताज का हो जाएगा आपका गुप्ताज का हो जाएगा 329, सॉरी 319, ठीक है, 319 समथिंग कुछ है, ठीक है, BCE, राइट। इनका गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि 4th सेंचुरी में, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है ना, किसमें, सेकेंड चैप्टर है हमारा किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स में, ठीक है। उसके बाद जो ये शुंग आएंगे, ठीक है, शुंग का बताया गया है इसमें बताया गया है आपका शुंगास का मौर्य के बाद आते हैं, है ना। शुंग का क्या हो जाएगा आपका, शुंग डायनेस्टी कब से कब तक रूल कर रही थी, शुंग डायनेस्टी, ये आ जाएगा आपका 185 BC, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं 185 BC में खत्म हो चुका था, 185 तक इनका रूलिंग रहा था। तो फिर ये आ जाएगी आपकी 185 BC के आसपास में, ठीक है बच्चे। तो अब इनका टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, है ना बच्चे। क्योंकि देखो हिस्ट्री जो है ना, उसमें टाइमलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। और एकदम से किसी को याद भी नहीं हो, कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको भी रिकॉल करने में टाइम लगता है ना। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर दिए, इसको डिफाइन कर दिए। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्या करेंगे, इसको हिंदी में अगर समझ में आता है तो हिंदी में कर लेंगे। बुद्ध का जन्म सांची में हुआ था, अच्छा जी, बुद्ध का जन्म सांची में हुआ था। बुद्ध ने लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बोधगया में दिया था। बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। अब सुनो क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है ये इंग्लिश में देखो। बुद्ध वॉज बोर्न एट सांची, नहीं बच्चे, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है। तो सांची की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सांची की जगह आपका आ जाएगा लुम्बिनी, ठीक है, क्या आ जाएगा, लुम्बिनी, ठीक है। उसके बाद बुद्धा अटेन द अलाइनमेंट इन लुम्बिनी, नहीं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा बोध गया, ठीक है। और इसकी जगह आ जाएगा यहाँ पर लुम्बिनी, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट सेरेमन अपना कहाँ दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था आप कहाँ पे, सारनाथ में, ठीक है। तो बोध गया यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सारनाथ, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चे, सारनाथ, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि गौतम बुद्ध अटेन द महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं बच्चे, डेथ को कहते हैं। कि गौतम बुद्ध ने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था या उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पर है, ये है यूपी के अंदर, ठीक है, ये कहाँ है, यूपी के अंदर। एम आई क्लियर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द अफानासी निकेतन बिलोंग टू। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़े ही नहीं है ना, ना कभी हमने इस तरफ ध्यान दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बच्चे अब आपको क्या करना है, इस साल से हमारे बोर्ड एग्जाम में चेंजेस कर दिए गए हैं। अब आपको रट्टाफिकेशन नहीं लगानी है, मतलब आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करते, अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, ठीक है। एक सही अंडरस्टैंडिंग लेकर जाओगे, एक अच्छी सी नॉलेज लेकर जाओगे, हर चीज की, हर टॉपिक की आपको डेप्थ में पढ़ना है, तब जाकर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द अफानासी निकेतन। और मैं कह रही हूँ कि चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका CUT एग्जाम है, तो जो बच्चा अच्छी नॉलेज लेकर जाएगा, जो बच्चा एक फुल ऑफ नॉलेज होगा ना, तो वही बच्चा आपके बोर्ड एग्जाम में तो चलो स्कोर करेगा ही करेगा अच्छा, साथ में CUT में भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और अगर आप दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप मेरे साथ आ सकते हो महापैक में, ठीक है, या फिर संघर्ष बैच में, ठीक है, जहां पर हम करेंगे मिल करके दोनों एग्जाम की तैयारी। तो आज ही ज्वाइन कर लो इसको, ताकि आपको बाद में जो है वो थोड़ा सा रिग्रेट ना करना पड़े कि आपको किस तरह के जो है क्वेश्चंस को फेस करना पड़ा अपने एग्जाम में। काश वो उस तरह की सिचुएशन आप लोगों के साथ ना आए, इसलिए एक
सही नॉलेज लेकर जाओ, एक सही गाइडेंस लेकर जाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी कंप्लीट जो पैकेज होगा ना आपका, वो सारा का सारा इस महापैक में दिया जा रहा है। ठीक है, डिले करोगे, लेट करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, है ना। चलिए, तो ये जो थे कौन अफानासी निकितिन जो थे वो कहाँ के निवासी थे, वो थे रशिया के। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, रशिया के। और ये जो है जो आपका कौन सा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर है, ये वहाँ का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Consider the following statement regarding the early tradition of bhakti. ठीक है, select the correct ones. Historian draw a hagiographies of the sant for knowing the tradition. Historians draw a hagiography. तो हिस्टोरियन का जो ज्यादातर उन्होंने जो नॉलेज गेन करी ना संतों के बारे में, वो उनको हेजियोग्राफी से, जो संतों के ऊपर लिखी गई जो बुक्स वगैरह होती थी, उनको पढ़ करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। मेनी बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू द, तो बहुत सारे बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो शेप्ड थ्रू द ग्रेट एंड द लिटिल संस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशन। तो यहाँ से जो है वो इनको एक तरीके से बिलीफ और प्रैक्टिसेस का पता चलता है कि लोग किस तरह के रीति रिवाज को फॉलो किया करते थे। भक्ति ट्रेडिशन वाज क्लासिफाइड इनटू द टू ब्रॉड कैटेगरी, शगुन और निर्गुण, ये बिल्कुल ठीक है। और गॉड वाज वर्शिप्ड विद द एट्रीब्यूट इन द निर्गुण भक्ति। अभी क्या कहता है, गॉड वाज वर्शिप्ड विद एट्रीब्यूट्स। बच्चे मूर्ति पूजा में निर्गुण थोड़ी ना होगा, नहीं होगा ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि जो विद एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, तो बच्चे वो निर्गुण भक्ति नहीं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शगुन भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, शगुन भक्ति कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वर कंसिडर एज द जीन्स ए कामिल। ठीक है, कौन सी क्रॉप को जीन्स ए कामिल क्रॉप कहा गया है। ठीक है, तो मेज और बाजरा, चिलीज और पोटैटोज, राइस एंड द व्हीट, ठीक है, कॉटन एंड द शुगर केन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम जो चैप्टर 9 है वो तो इस बार सीबीएसई में बोर्ड में आ ही नहीं रहा है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और ये जो पीवाईक्यूज है, अब ये चैप्टर आपका नहीं आ रहा है, चैप्टर 9 नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो आपको क्या करना है, इनके भी क्वेश्चंस करने हैं, ताकि स्टेट बोर्ड वाले तो हैं, चलो उनमें आ रहा होगा, मतलब एनसीईआरटी से तो रिमूव कर दिए गए, लेकिन कुछ बच्चे आपके स्टेट बोर्ड से भी हो सकता है उनका ये चैप्टर उनके एग्जाम में आ रहा हो, और सारे चैप्टर आपके जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर वो सारे के सारे आपके सीयूटी में पूछे जाएंगे, इसलिए आपका कहीं पर भी लॉस नहीं है। तो ये आपको करने ही करने है ना। तो क्या आ जाएगा, जीन से कामिल कौन सी क्रॉप्स को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे शुगर केन एंड कॉटन। ठीक है, शुगर केन एंड कॉटन इज द करेक्ट आंसर। तो इसको क्या कहते हैं, जीन से कामिल कहते हैं इन दो फसलों को, क्योंकि इन्हीं से ही उनकी जो अर्निंग होती थी, किसकी, मुगल एम्पायर की, वो सबसे ज्यादा होती थी इन्हीं दो, क्योंकि यही दो चीजें हैं। एडिबल ऑयल्स भी इसमें हम वो कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से ही इनकी इनकम हुआ करती थी और इन्हीं की ही डिमांड थी, जिसकी वजह से ज्यादा इसको ग्रो किया जाता था और फार्मर्स का भी और स्टेट का भी, दोनों का इसमें प्रॉफिट होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो कृष्णदेव राय से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो वह तुलुव डायनेस्टी के थे, तो बिल्कुल सही। वो तुलवा डायनेस्टी के थे, वो कौन थे, वो तुलवा डायनेस्टी के थे। ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उनके शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी, बिल्कुल सही है। तो उनके रीजन में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब वो रूल कर रहे थे तो उन्होंने अपना बहुत ज्यादा लैंड एक्सपेंशन किया, मतलब अपना साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैलाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कृष्णापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, टाउन भी बनाया था। ठीक है, राजकला पर उनका कार्य अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजकला पर उनका कार्य अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही कथन नहीं है। तुलवा डायनेस्टी थे, शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थे, उन्होंने कृष्णा नहीं, उसने नगलापुरम। अच्छा, कृष्णापुरम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, नगलापुरम आएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, नगलापुरम। ठीक है, क्या आ जाएगा, नगलापुरम। ठीक है, कृष्णापुरम नहीं बनाया था, नगलापुरम बनाया था। राजकला पर उनका कार्य अमुक्त माल्यदा के नाम से जाना जाता है, ये ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी गलत हो गई, हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई 3। ठीक है, 3 गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि कृष्णापुरम की जगह पर नगलापुरम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर्स के बारे में बताना है। ठीक है, एक पर्सन के बारे में बताना है, उनकी पहचान आपको दी गई है, तो वो पहचान आइडेंटिफिकेशन करके और आपको बतानी है उस पर्सन का नाम। ठीक है, उस ब्रिटिशर का नाम। तो वे एक चिकित्सक थे और 1794 से
1815 के दौर में वो भारत आए थे। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ देख लेंगे। आइडेंटिफाई द ब्रिटिश ऑफिसर, उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताना है जिनके ये स्टेटमेंट जिनके ऊपर लिखी गई हैं। तो ही वॉज द फिजिशियन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 1794 टू 1815, ठीक है, वो 1794 से और 1850 के बीच में इंडिया आया था, ठीक है। और ये क्या था, ही वॉज अ फिजिशियन, मतलब एक डॉक्टर था, ठीक है। ही सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, तो उसने बंगाल मेडिकल उसमें बंगाल मेडिकल सर्विसेज में क्या दी, वहां पर गए और वहां पर अपनी सर्विसेज दी, अपनी सेवाएं प्रदान की। ही सर्व्ड एज द सर्जन टू द लॉर्ड वेलेस्ली, और वो उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली का ट्रीटमेंट भी किया था, वो लॉर्ड वेलेस्ली के सर्जन भी थे, है ना, उनके जो फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, इस तरीके से। ही ऑर्गेनाइज द कलकत्ता द अलीपुर जू, और उन्होंने कलकत्ता अलीपुर जू का भी निर्माण कराया, यानी कि ये इन्होंने ही ओपन कराया था। तो इन पर्सन का नाम बताना है, इस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रैंकिस बुकानन, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ये बर्नियर अलग है, बुकानन अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो आपको इस पिक्चर को देखकर बताना है कि ये किसकी पिक्चर है, ठीक है। वैसे बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, विट्ठल टेम्पल, लेकिन बच्चे बहुत से इसमें कंफ्यूज भी होंगे, है ना। विट्ठल टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल और कैलाश टेम्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विरूपाक्ष टेम्पल, है ना। अब मैंने ये पिक्चर कैसे जानी बच्चे, थोड़ा सा आपको आइडिया क्या लगाना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि पूरी की पूरी इसमें हम्पी को दिखाया हुआ है ना, पूरा का पूरा इसमें विजयनगर की एक सीन दिखाया हुआ है ना। और विजयनगर जो था वो पूरा माना जाता है ना कि विरूपाक्ष भगवान के ही ऑर्डर से इसको बनाया गया था। तो ये जो फेमस टेम्पल है विजयनगर का, ये क्या है, विरूपाक्ष टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या आते हैं, इंग्लिश वाला वर्जन ओपन करते हैं इसका। नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द विजुअल इम्पायर्ड, ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, क्योंकि 10 जो है वो जो था फिजिकल इम्पायर्ड स्टूडेंट्स के लिए था, है ना, ये वाला। क्लियर, क्योंकि वो पिक्चर देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। सो फाइंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आ गया। अब आप देख रहे हो ना कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, है ना। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इसके लिए ईयर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और 99% बच्चों को ईयर्स में प्रॉब्लम होती है ना। तो एक सही अच्छी नॉलेज लेकर जाना चाहते हो तो फिर मैं बार बार यही कहूँगी कि बच्चे देखो, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मैम डेली डेली बोलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके फ़ायदे के लिए है। तो जितना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी आपकी रिवीजन होगी, है ना। तो रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, फिर रिवीजन जब कर लेंगे फिर हम प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। तो जो मैंने 3 स्टेप बताए थे आपको, कौन सा, सब्जेक्ट कंप्लीशन, उसके बाद में सब्जेक्ट कंप्लीशन में हम हर टॉपिक की अच्छे से नॉलेज लेकर जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेकर जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद फिर हम उसमें रिवीजन लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो ये तीनों ही चीजें आपको दी जा रही है किसमें, महापैक के अंदर, ठीक है। तो सोचेगा जरूर, और जितना जल्दी आप इसमें एनरोल कर सकते हो जरूर जरूर से करिएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड होगा आपका Y489, जब जाओगे तो उसको कूपन कोड लगाना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कूपन कोड क्या बताया है इसको याद रखना, क्योंकि मैं कूपन कोड बताना भूल गई थी आपको। तो क्या फायदा कि आपका जो है थोड़ा सा जो अमाउंट है वो आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो पूरा ना पे करना पड़े। तो इसके लिए कोड बता रही हूँ मैं, Y489। बस आपको इसको क्या करना है, Y489 कूपन कोड लगा करके और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है। या तो आप कर सकते हो किसको, या तो आप कर सकते हो महापैक को ज्वाइन, या कर सकते हो आप संघर्ष बैच को ज्वाइन, ठीक है। चलिए, ये आपके ऊपर आपकी मर्जी है। तो आप क्या करोगे कि फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इवेंट द रिवोल्ट ऑफ 1857। सब्सिडियरी अलायंसेस इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेस्ली इन अवध। तो 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध में क्या किया था, सब्सिडियरी अलायंसेस को, यानी कि सहायक संधि को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह को डिस्पोज कर दिया गया था कब, 1856 में, ठीक है। उसके बाद समरी रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन द अवध बाय द ब्रिटिशर्स। बच्चे ये भी किया गया था 1856 में। अब यहाँ पर कहानी गड़बड़ हो जाती है कि दोनों ईयर सेम है, तो किसको पहले लगाएं किसको बाद में लगाएं, है ना, जरूर आ रही होगी बाद में। तो फिर क्या करेंगे, हम डेट की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 फैब, ठीक है, 13 फैब 1856, ठीक है।
और नेक्स्ट हो जाएगा आपका म्यूटिनी स्टार्टेड इन द मेरठ, तो ये हो जाएगा आपका 10th में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10th में 1857। अब इसके हिसाब से लगाओ जरा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो पहला हो जाएगा आपका 1801, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ये, राइट बच्चे। इसका जो गिवन इसका जो 1856 है, इसकी डेट नहीं दी हुई, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए चलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एट द असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड एज अ रीजन आर। तो गांधी जी कॉल फॉर द कंट्री साइड एगिटेशन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। British authorized the government to imprison people without trial, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रिजन कर दिया था, ठीक है, किसको, लोगों को। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर वो इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो आप हिंदी में कर सकते हो। अंग्रेजों ने लोगों को बिना जांच के जेल में डालने हेतु शासन को अधिकृत कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, यानी कि जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था बच्चे, वो रॉलेट एक्ट ये था ना कि एक तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो इंडियंस कर रहे हैं उनको सप्रेस करना था, यानी कि हम अपने तरीके से उनको ये काम करने से रोक सके, तो हमारा तरीका हमारा होगा उसको रोकने का, ठीक है, डन है। अब वो तरीका क्या था कि अगर किसी के ऊपर डाउट भी हुआ, अगर मान लो 4-5 लोग उनको जो है वो बातें कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, किसी और मुद्दे पर बातें कर रहे हैं, है ना, तो अगर किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा कि ये जो है बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ अपना आगे का प्लान कर रहे हो, तो सिर्फ उनको डाउट के बेस पर, सिर्फ उनको डाउट के बेस पर और 2 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे लाखों जो है इंडियंस को उन्होंने प्रिजन कर दिया था, मतलब उनको जेल में डाल दिया था, जो इस तरह की एक्टिविटी पर जिनको संदेह था, जिनको डाउट था। तो लोग जो हमारे इंडियंस थे ना, छोटी छोटी सी जेल होती थी, तो काफी सारे लोग उस जेल में भर गए थे छोटे से रूम में। अब लोग ना दम घुटने की वजह से उसमें मरने लगे थे, है ना। और साथ साथ में जब इसको प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी और अदर पॉलिटिकल लीडर ने डिसाइड किया कि हम जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखेंगे, वहां पर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर जनरल डायर ने जाकर के वहां पर, आपको पता ही है कि बहुत बड़े लेवल पर मैसेकेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी एन राव, ठीक है। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। तो इधर लीडर्स दिया हुआ, इधर रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जवाहरलाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो जो सबसे पहले अच्छी तरीके से आता है, पहले आप उसको मैच कीजिए, है ना, पहले आप उसको मैच कीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैच करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमें सबसे अच्छी तरह से पता है कि ये कौन थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो हमने क्या किया, बी को हमने मैच कर दिया 3 से। क्या हमने बी को 3 से मैच किया, ये भी 3 है, ये भी 3, इसका मतलब ये दो तो अब नहीं हो सकते हैं। अब अटक गई हमारी कहानी इन दो के बीच में, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे, प्रेसिडेंट थे कहाँ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो हमने क्या किया, सी को 1 से कर दिया, ठीक है, सी को 1 से कर दिया। इसका मतलब अब कहीं कहीं कहानी जो है हमारी क्लियर होने लगी है। तो अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने सी को 1 से मैच किया है और सी का कॉलम ये है और सी को 1 से मैच इधर है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये वाला हो गया, ठीक है। और बी एन राव जो थे वो कौन थे, बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। और बच गया क्या, जवाहरलाल नेहरू, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो आंख बंद करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसमें मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, देखते हैं। Who among the following rulers worked on the preservation of the सांची स्तूपा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है कि सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन के लिए इनमें से किसने सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, उसके प्रिजर्वेशन में। तो आपको पता है कि सांची जो भोपाल में है, ठीक है, तो भोपाल की बेगम कौन, शाहजहां, भोपाल की बेगम थी कौन, शाहजहां बेगम, ठीक है। इन्होंने उसके संरक्षण के लिए काफी डोनेशन दिया, है ना।
और जो यूरोपियंस इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर जाना चाहते थे, है ना, पूरा का पूरा स्तूपा उठाकर नहीं ले जाना चाहते, जिसके स्ट्रक्चर्स को उठाकर ले जाना चाहते थे, है ना, तो उसके प्रिजर्वेशन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने एज इट इज पीओपी का बनवा करके और यूरोपियंस को दिया। वो तो खुश हो गए क्योंकि उनको तो 2 कॉपी मिल गई उनकी, और हमारी देश की धरोहर, हमारे देश की धरोहर ही रह गई, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, डी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन सातवाहन रूल्ड ड्यूरिंग द 2nd century BCE टू 2nd century CE। तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई है। एक तो बताया गया है सातवाहन रूल कर रहे थे, ठीक है, ये भी कंडीशन दी हुई है कि उन्होंने रूल किया 2nd century से लेकर के 2nd century BC से लेकर के 2nd century CE। लेकिन अब आपको डायरेक्शन बतानी है कि कौन सी डायरेक्शन में इस टाइम पर उन्होंने रूल किया, ठीक है। तो ये है आपका नदर्न एंड द डेक्कन इंडिया, वेस्टर्न एंड द डेक्कन इंडिया, या फिर आपका डेक्कन एंड द ईस्टर्न इंडिया, या ईस्टर्न एंड द नदर्न इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका वेस्टर्न एंड द डेक्कन इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न एंड द डेक्कन इंडिया, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड में क्या, ये जो गुजरात वगैरह सब है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रूल किया था, ठीक है। डेक्कन भी आ जाएगा और आपका इधर आ जाएगा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया तो था ही उनके अंदर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि वो रूल तो कर रहे थे, लेकिन इस टाइम में वो कहाँ पर रूल कर रहे थे ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेस्टर्न एंड द डेक्कन इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया? लड्डू सा क्वेश्चन है यार ये तो, है ना, एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है। तो किसने, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रीबिल्ड द सुदर्शन लेक? तो सुदर्शन लेक को रुद्रदमन ने क्या किया था? देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो क्या ट्रिक थी कि सुदर्शन लेक, ठीक है, रीबिल्ड, तो ये रीबिल्ड जो है पूरा का पूरा आपको लेना है, और इसी से ही क्या होगा, यानी कि उस वो जो लेक थी ना वो बहुत पुरानी हो गई थी, कहीं ना कहीं टूटी फूटी थी, क्या कुछ खराब हो गई थी, तो उसको रिपेयर कराने का, यानी कि उसको रीबिल्ड कराने का, ठीक है, उसको रीबिल्ड कराने का काम किसने किया? तो ये किया था रुद्रदमन ने, ठीक है, रुद्रदमन ने। अब आएगा हम 17 क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं, चलते हैं, और ये क्या कहता है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मोतीलाल नेहरू मूव्ड रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। उसके बाद जीबी पंत वाज अ लीगल एडवाइजर, सरदार पटेल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, के एम मुंशी वाज द फ्रंटियर गांधी। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू तो आएगा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा, ठीक है। उसके बाद जीबी पंत और लीगल एडवाइजर नहीं, BN राव थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, तो ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है, क्लियर बच्चा। के एम मुंशी वाज द, नहीं, ये आपका आ जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। जीबी पंत लीगल एडवाइजर और सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एडवाइस तो दे ही रहे थे ना बच्चे वो, ठीक है, एडवाइस तो दे ही रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, ठीक है, किसको नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है? बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1850s। तो 1850s के दशक में, 1850 के दशक में इनमें से किसको क्या कहा जाता है? नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लड्डू सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवध इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अवध इज द करेक्ट आंसर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते थे, ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते थे, ब्राह्मणाज, ठीक है, ब्राह्मण लोग ज्यादा रहते थे, जिसकी वजह से वहां पर, और हिंदू मेजोरिटी भी ज्यादा थी, है ना, तो उधर क्या कहेंगे हम? अवध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन एक को एसर्शन कहा गया, दूसरे को रीजन कहा गया है। एसर्शन में कहता है कि सिपा आबादी पुस्तक मुगलों के सैन्य और नागरिक प्रशासन पर महत्वपूर्ण बुक थी। तो क्या कह रहा है, सिपा आबादी, मुगलों के सैन्य और नागरिक प्रशासन। दूसरा कहता है किताब में मनसबदारों, कवियों आदि जैसे शाही अधिकारियों की लघु जीवनियां भी शामिल की गई थी। बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। द बुक सिपा आबादी वॉज इंपॉर्टेंट बुक ऑन द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है।
और इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बताई गई है वो है कि बुक इंक्लूड द शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस। बच्चे इसमें पूरा का पूरा अकबर के रीजन के बारे में बताया गया है, कौन क्या कर रहा है, कवियों के बारे में बिल्कुल भी वर्णन नहीं किया गया, ठीक है, कौन हिस्टोरियन है, कौन क्या है, उनके बारे में बिल्कुल भी इसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। तो बताएंगे कि चोलास इन तमिलनाडु, होयसाल इन वारंगल, सुल्तान ऑफ डेक्कन और गजपति रूलर्स। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है, ठीक है। तो करेक्टली मैच चोला इन तमिलनाडु बिल्कुल सही है, ठीक है। तमिलनाडु पर कौन रूल कर रहे थे, कौन सी डायनेस्टी के रूलर्स रूल कर रहे थे, तो ये कर रहे थे चोलास, ठीक है। उसके बाद होयसाल वारंगल में, बल्कि होयसाल वारंगल में ना होकर के कहां पर रूल कर रहे थे, कर्नाटका में। कहां पर रूल कर रहे थे बच्चे, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है। और ये जो वारंगल थे इन पर कौन रूल कर रहा था, देखो दोनों मैं बता रही हूँ, दोनों ये कैसे गलत, होयसाल जो थे वो कर्नाटका पर रूल कर रहे थे, होयसाल डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद वारंगल में काकतीय डायनेस्टी, अगर मैं बात करूं इसमें वारंगल में कौन, काकतीय डायनेस्टी रूल कर रहे थे, ठीक है ना। थोड़े से डिफिकल्ट नेम है ना, अब सोचो जरा ये मैंने कैसे याद किए होंगे, है ना। आप भी बच्चे इसी तरह से याद कर सकते हो। तो जितना अच्छे से आपको नॉलेज होगी ना, उतने अच्छे से जितने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करोगे तो ऐसे ही आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, गजपति रूलर्स, बिल्कुल ये जो गजपति थे ओडिशा के रूलर्स थे, इसका मतलब ये कि हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी है ना, इजी है ना। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ द महाभारत। तो महाभारत के इस कैरेक्टर का नाम आपको बताना है, ठीक है। हेल्प द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वाज द हस्बैंड ऑफ गांधारी बिकेम द किंग ऑफ हस्तिनापुर। ये गांधारी के हस्बैंड थे, ठीक है, और ये हस्तिनापुर के क्या थे, किंग थे, ठीक है, किंग बन गए थे। कौन, पांडु, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र या फिर दुर्योधन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ब्लाइंड थे ना बच्चे, इसीलिए तो उनकी वाइफ ने, किसने, गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि जब मेरे हस्बैंड नहीं देख सकते हैं तो मेरा क्या ही फायदा इस दुनिया को देखने का, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी लाइफ जो है उस पट्टी के पीछे ही निकाल दी, है ना। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। चलो तो अब हमारे हो गए 21 क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है, यानी कि अब हमारे 21 मार्क्स तो पक्के हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ। तो जब आप अपने आंसर्स को लिखोगे, सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया, सेक्शन बी जब स्टार्ट करोगे तो पहले हेडिंग बना देना सेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद उसके क्वेश्चन के नंबर लिखना, ठीक है, और फिर अपने आंसर्स लिखना इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले महाभारत पर इतिहासकारों द्वारा परख किए गए तत्वों की विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कि एनालाइज द एलिमेंट्स द एग्जामाइंड बाय द हिस्टोरियन ऑन द महाभारत एज अ टेक्स्ट। एनालाइज द एलिमेंट एग्जामाइंड बाय द हिस्टोरियंस, ठीक है, ऑन द महाभारत। तो किस तरह के हिस्टोरियन ने पहले सोर्सेज को कलेक्ट किया और फिर कलेक्ट करके इनको महाभारत से मैच किया, और मैच करने के बाद फिर उनको पता चलता है कि महाभारत में जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब उन 3 बातों का आपको क्या करना है, उन 3 बातों के बारे में बताना है, ठीक है। तो वो 3 बातें कौन सी हैं कि महाभारत पर इतिहासकारों द्वारा परख किए गए। तो परख किसको किया गया था, मनुस्मृति को, ठीक है, और ये आपके ब्रह्मसूत्र ब्रह्मशास्त्र को, ठीक है, वेदों को, खास करके ऋग्वेद को। तो आप इनमें 3 पॉइंट लिख दोगे, ठीक है, क्या करोगे, इनमें 3 पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं किसकी, बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 में क्या करेंगे हम, इसमें नंबर 1 में करेंगे मनुस्मृति, ठीक है। तो ठीक है, नंबर 1 मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को डिफाइन कर देना कि ये एक सेट ऑफ रूल था, है ना, ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता था। इसी के अकॉर्डिंग जो है वो इंडियन सोसाइटी पर जो भी राजा होते थे या जो भी प्रजा होती थी तो इसी के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो किया करते थे, है ना। दूसरा, इन्हीं में क्या कर दोगे, इन्हीं में कर दोगे, सेकंड में बना दोगे ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मशास्त्र, ठीक है, ब्रह्मसूत्र, ठीक है, और ब्रह्मशास्त्र, ठीक है,
ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मशास्त्र, इसमें भी जो है वो कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई थी ना। तो कौन कौन सी कैटेगरीज डिवाइड कर दी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके काम फिक्स कर दिए गए थे, है ना। तो इसको भी क्या वाकई में ऐसा था, तो इसके लिए भी फिर काफी सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट किया गया। तो आज भी तो यही है ना, ये जो जातिवाती है ये कब से बननी स्टार्ट हुई, कब बनी, है ना। तो ये महाभारत के टाइम में बन चुकी थी। उसके बाद आप इसमें फैमिली का टच भी दे दोगे कि फैमिली जो किनशिप क्या होता है, कुल क्या होते हैं, गोत्र क्या होते हैं, तो ये सब मैच किया गया। वो सारी चीजें आप इसमें कर दोगे वन बाय वन, ठीक है। तो ब्रह्मसूत्र हो गया, मनुस्मृति होगी और ब्रह्मशास्त्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कर दोगे, जैसे कास्ट सिस्टम था, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम कहाँ कहाँ पर लिखा गया था, तो बहुत सारी बुक्स के बारे में बताया गया। जैसे कि कास्ट सिस्टम को लेकर के आप यहाँ पर एक पॉइंट और बना दोगे, जैसे कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम ना सिर्फ इंडिया में बल्कि जो बाहर से ट्रैवलर्स आए थे ना, जैसे कौन था, अल बरूनी था, इब्न बतूता था, तो उन्होंने इंडिया में रह करके इन कैटेगरीज के बारे में क्या किया, एक्सपीरियंस किया कि भाई हाँ इंडिया में इस तरह की 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो उन्होंने उन 4 कैटेगरीज को क्या किया, अपनी बुक्स में मेंशन किया। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, ये ट्रैवलॉग्स ने भी, उनकी ट्रैवलर्स थे उनकी ट्रैवलॉग्स में लिखा हुआ था। तो ट्रैवलॉग्स भी आप यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। ट्रैवलॉग्स, तो ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई बुक्स को क्या कहते हैं, ट्रैवलॉग्स कहते हैं। तो उनमें भी इस तरह के जो है कास्ट के बारे में बताया हुआ था। इसका मतलब ये कि जब उन्होंने सर्च किया कि हाँ भाई कास्ट सिस्टम जो है वो पहले इस तरीके का बना हुआ था, क्योंकि लोगों ने भी इसको ऑब्जर्व किया था। इस तरीके से आप पॉइंट लिख दोगे। डिस्क्राइब द एनी 3 फीचर्स ऑफ द एंशिएंट द न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स, तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है बच्चे, जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, है ना। तो उसमें क्या करोगे आप, 3 तरह के पॉइंट बना दोगे। इनके फीचर्स बताने हैं आपको, ठीक है, इनके फीचर्स बताने हैं। तो फीचर्स क्या हो जाएंगे आपको, जैसे ये जो न्यूमिस्मैटिस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शंस को, कॉइन्स को, ठीक है, पेपर नोट को, इन सभी को स्टडी करते हैं, ठीक है, पेपर नोट्स को, इनको सबको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर दोगे, सेकंड कर दोगे कि इससे क्या पता चलता है, इसके फीचर्स बताने हैं। इससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है, राजाओं की हॉबी के बारे में पता चलता है, ठीक है, किंग्स की हॉबीज के बारे में पता चलता है, किंग्स हॉबीज, ठीक है, किंग्स की हॉबीज के बारे में पता चलता है कि वो किस तरह का शौक रखता था। जैसे कि समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों में, है ना, समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये कि समुद्रगुप्त जो है उसको कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि उसको कविताओं का बहुत ज्यादा शौक था। तो ये आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा, जैसे थर्ड में आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे उसको कोई भी जो कॉइन्स है तो वो किस साल बना, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं, तो उनको जब स्टडी किया गया तो हमें इससे ये पता चलता है कि कौन सा पहले बना, कौन सा बाद में बना, कौन सा इसके बाद बना। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसको अरेंज करने में भी हमें हेल्प मिलती है। तो क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें कैसे लगाने के लिए पता चलता है, तो वो सिक्कों के मतलब जो ऊपर लिखे होते हैं, ईयर वगैरह लिखे होते हैं, मेंशन किए होते हैं, तो उनकी स्टडी करने के बाद फिर पता चलता है कि ये चीज पहले हुई थी, यानी कि ये जो कॉइन है ये पहले हुआ था, या फिर ये डायनेस्टी ने पहले रूल किया था, उसके बाद इसने, इसके बाद इसे। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट से बना दोगे। वाई वॉज द पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक ग्रेटली इंप्रेस्ड, तो सबसे पहले अगर 1 मार्कर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से बहुत ज्यादा वो होता है, इंप्रेस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन थे, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कहाँ का निवासी था, तो यहां से आ जाएगा पर्शियन, ठीक है, ये पर्शिया का था। तो इसी से आपके 3 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको देखिएगा, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन आप निकाल कर बना सकते हो, ठीक है। किस तरह से आप जो है अपने आप कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसका दूसरा क्वेश्चन बनाकर देखो कि इसको कैसे भी पूछा जा सकता है ना। ये आपके एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अब्दुल रजाक जो थे वो विजयनगर में जब आया था, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि विजयनगर को 7 लाइंस के अंदर, 7 लाइंस के अंदर ये विजयनगर है, ठीक है, इसको 7 लाइंस के अंदर इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था, यानी कि इसके बाहर 7 लाइंस बना दी गई थी, 7 लाइंस बना दी गई थी। तो इसका जो आउटर पार्ट था वो पूरा का पूरा रॉकी था। रॉकी का मतलब समझते हो, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, जैसे फर्स्ट में एग्रीकल्चर किया जाता था, सेकंड में क्या किया जाता था, गार्डन्स वगैरह थे, थर्ड में जो है क्या थे, ऑर्चार्ड थे, बगीचे थे, ठीक है। फोर्थ में क्या किया जाएगा, फोर्थ में जो है वो छावनी, जो छावनी किसको बोलते हैं, गैरिसन टाउन्स होते थे जहां पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों को तैनात किया गया था। फिफ्थ में जाएंगे तो वहां पर क्या किया था, वहां पर
मार्केट वगैरह लगा लो, ठीक है। 6 में जाकर लोगों का रेजिडेंशियल एरिया था और 7th में पूरा का पूरा ये विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। इस तरीके से उसको डिफाइन कर दोगे कि देखो ऐसी फोर्टिफिकेशन इतनी सुरक्षित तरीके से विजयनगर को पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो इस फोर्टिफिकेशन को देखकर विजयनगर का में जो आया था ये कौन, अब्दुल रज़ाक, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। तो बस उसको 3 लाइन में डिफाइन कर दोगे। Why was the महानवमी डिब्बा a center of the main विजयनगर रिचुअल्स? महानवमी डिब्बा को विजयनगर का एक मेन फेस्टिवल क्यों माना जाता है? जैसे हमारे यहाँ अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, खास करके गुजरात की बात करें, है ना, वेस्टर्न इंडिया की, ठीक है, तो गुजरात में जो है सबसे जो फेमस जो फेस्टिवल है वो क्या है, नवरात्रे हैं, यानी कि गरबा वगैरह जो नवरात्रे आते हैं ना माता के, उस तरह के। तो जिस तरह से हमारे यहाँ गुजरात साइड में जो है नवरात्रों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, 9 दिन का फेस्टिवल होता है, ऐसे विजयनगर में भी ये महानवमी डिब्बा को सेलिब्रेट किया जाता था। ये भी 9 दिन का फेस्टिवल होता था। तो इसमें क्या होता था, राजा जो है एक राजा के पैलेस में ना, तो 2 राजा का पैलेस बहुत बड़ा होता था, तो उसमें 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म में था महानवमी डिब्बा और दूसरे प्लेटफॉर्म में था, ठीक है, दूसरा प्लेटफॉर्म जो बनाया गया था वो था ऑडियंस हॉल, ठीक है, वो क्या था, ऑडियंस हॉल। तो महानवमी डिब्बा जो है वो सरफेस एरिया से और 11,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। ये आपका क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है। ये ग्राउंड है और ग्राउंड से 11,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया गया था, ठीक है। और इस यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, यहाँ पर राजा ना अपनी फैमिली के साथ बैठ करके और नीचे जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो वहाँ पर पंपा देवी की मूर्ति रखकर बहुत बड़ी सी पूजा की जाती थी, है ना। पूजा के बाद में बलि वगैरह दी जाती थी, तो बफेलोज एंड अदर एनिमल्स की उसको सेक्रीफाइस किया जाता था। फिर उसके बाद जो है नीचे ग्राउंड लेवल पर जो है इस तरह की जो कुश्ती वगैरह होती थी, रेसलिंग होती थी, है ना, रथों की दौड़ होती थी, चैरिट रेस होती है वो होती थी, और कुछ नाचना गाना बजाना भी होया करता था, है ना, मतलब डांस परफॉर्म किया करते थे। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो ग्राउंड लेवल पर हुआ करती थी, मतलब यहाँ पर ग्राउंड में सरफेस एरिया पर, और ऊपर वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर सारी चीज़ों का आनंद लिया करता था, है ना, इस तरीके से। और जब 10th डे होता था तो 10th डे को एक ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी की जाती थी, ठीक है। 10th डे को ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी की जाती थी। इसमें जो रायाज होते थे, जो उनके रूलर्स होते थे विजयनगर के, जो भी उस टाइम में रूल कर रहा होगा, तो वो क्या करता था, वो सर्वे करता था, सुपरवाइज करता था, किसको, आर्मी को। जैसे हमारे रिपब्लिक डे पर हमारे प्रेसिडेंट जो है ना सुपरविजन करते हैं ना हमारी आर्मी का, सेम वैसे ही 10th डे को वो क्या करते थे, आर्मी को सुपरवाइज किया करते थे। और आर्मी के आगे आगे कौन चलते थे, नायक चलते थे। तो नायक उनको बहुत हैवी जो कॉस्टली गिफ्ट होते हैं वो दिया करते थे। तो राजा भी खुश और उनके काम से मतलब राजा भी खुश था उनके काम से, और वो भी खुश थे कि भाई देखो राजा ने हमें अप्रिशिएट किया, ठीक है, हमारे काम उनको अच्छे लगे, इसलिए जो है उनको वो टेरिटरीज भी ग्रांट कर दिया जाता था, है ना। तो ये जो टेरिटरीज ग्रांट करने का जो सिस्टम था वो अमर नायक कहलाता था। बस इस तरीके से क्या कर दोगे, उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। तो वन ऑफ द टॉपिक मोस्ट द vigorously debated in the constituent assembly was the respective the right of the सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो किसको राइट ज्यादा दिए जाए, किसको कम दिए जाए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी जानी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा राइट दिए जाने चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसका जाहिर सी बात है कि अगर आपसे भी मैं पूछूं, नॉर्मली पूछूं, तो आप भी कहोगे कि मैडम सेंटर को ज्यादा देनी चाहिए। क्यों ज्यादा देनी चाहिए, वो आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर के ऊपर बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर पॉइंट बना दोगे, ठीक है। तो इसी में से आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखने की जो स्टार्टिंग करनी है वो क्वेश्चन से ही करनी है, फिर उसके बाद उसमें पॉइंट बना दोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या करोगे, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। और इसमें लेस कर दोगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या, एक तरफ तो यहाँ पर कर देना सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक तरफ यहाँ पर कर देना आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोर और इधर कर देना आप लेस, ठीक है, इधर कर देना लेस, ठीक है। ये आप उसमें पॉइंट्स बनाते जाना। सेकंड में अगर हम करें कि जो जैसे फॉरेन अफेयर्स होते हैं, यानी कि विदेश नीति होती है कि किसके साथ हमें महत्वपूर्ण संबंध रखने हैं, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा मित्र है, कौन क्या करना है, किससे फ्रेंडशिप करनी है, ये सारा कौन देखेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स भी कर दोगे, ठीक है, विदेश नीति कर दोगे, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कर दोगे कि इनको कोई भी टेंशन नहीं होती, नो फॉरेन अफेयर्स पॉलिसीज,
ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या कर दोगे, थर्ड में जैसे पूरी आर्मी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पूरी अगर हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है तो वो काम कौन देखेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, है ना। और सेकंड क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने दायरे तक सोचेगी, और ये क्या करेगी, पूरी एंटायर कंट्री के बारे में सोचेगी, है ना, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी पैंडेमिक पीरियड होता है ना, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट तो ठीक है अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन पूरे देशवासियों के बारे में सोचना, उस पर काम करना, ये कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये एक बहुत ही गहन मुद्दा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको डिस्कस किया गया कि भाई किसको पावर ज्यादा दी जाए, तो जो मोस्ट ऑफ द जो मेजॉरिटी थी वो किसकी तरफ गई, सेंट्रल की तरफ गई। तो इस पर बहुत ज्यादा बहस छिड़ती है। तो आखिरकार किसको ज्यादा दी जाती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके से 3 मार्क्स में लिख दोगे, उसको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो आई थिंक इसी में आपके 60 to 80 वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं द रिबेल्स प्रोक्लेमेशन 1857 अपील ऑल द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन फॉर यूनिटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ये जो रिबेल प्रोक्लेमेशन यानी कि रिबेल जो उद्घोषणा थी, रिबेल हुआ था 1857 में, ये एक तरह की प्रोक्लेमेशन की गई थी, है ना, कब, 25 अगस्त को, है ना, 1857 को। तो उसमें बताया गया था कि अगर जब तक सारे लोग यूनाइट होकर के इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक ये रिवोल्ट सक्सेस नहीं हो सकता। तो चाहे वो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, चाहे वो मर्चेंट थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, चाहे वो जमींदार थे, ठीक है, या फिर चाहे वो बच्चे थे, स्कूल कॉलेज जाने वाले थे, है ना, बच्चे इन द सेंस कि यंगस्टर्स थे, है ना। तो सभी से अपील की गई कि वो सभी क्या करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। तो द रिबेल प्रोक्लेमेशन ऑफ 1857 अपील टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द यूनिटी, कि जो भी आपकी कैटेगरी है, कोई भी सेक्शन है आपका, चाहे वो पुअर है, रिच है, किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी आप रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप किससे बिलोंग कर रहे हो, है ना, किसी भी कास्ट से, धर्म से, किससे वो कर रहे हो, बिलोंग रिलेट कर रहे हो, इसके लिए एक यूनाइट होना बहुत जरूरी है। तो जब तक हमारे पास हमारी यूनिटी रहेगी ना, तब तक ब्रिटिशर्स जो है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से लोगों को क्या किया गया, इसके लिए मोटिवेट किया गया। और मोटिवेट कैसे किया गया, बैनर्स के थ्रू, है ना, बैनर्स के थ्रू। और इनकी जो कविताएं होती थी, ठीक है, जैसे उनकी जो हिंदुओं और मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए बैनर्स वगैरह छपवाए जाते थे कि देखो पहले हम कितने अच्छी तरीके से रहा करते थे, है ना, तो यूनाइट होकर के हमने कितने बड़े बड़े जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस किया है और उस प्रॉब्लम को ओवरकम भी किया है ना। तो इस तरह की यूनिटी को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, बैनर्स वगैरह का सहारा लेते हैं। लोगों को जो है यूनाइट करने के लिए उन्होंने जगह जगह थोड़े थोड़े लोगों को इकट्ठा करके और अपने मोटिवेशन स्पीच के थ्रू उनको क्या किया गया, उनको इंस्पायर किया गया, मोटिवेट किया गया, है ना। और सभी लोगों से बोला गया कि चाहे वो जिस भी फील्ड से हैं, क्योंकि फार्मर्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान किया था कि इनके ऊपर रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंपोज किया हुआ था। मर्चेंट को इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि हमारे अलावा तुम किसी से भी अपनी डीलिंग नहीं करोगे सामान की, ठीक है, हम ही तुम्हें सामान देंगे और उसी सामान को, उसी गुड्स को तुम्हें अपनी शॉप्स में जो है वो क्या करना है, सेल करना है ना। तो हर कोई क्या कर रहा था, हर कोई जो है चाहे वो किसी भी फील्ड से था, किसी भी सेक्शन से था, तो सबका टारगेट ये था कि ब्रिटिशर्स को हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर निकालना है ना। तो इस तरीके से उसमें 4 to 5 पॉइंट्स आप बना करके लिख दोगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं आर्ट एंड लिटरेचर। तो या तो आपको ये करना है या फिर आपको ये करना है। आर्ट एंड लिटरेचर एज मच एज राइटिंग ऑफ हिस्ट्री have helped in keeping alive the memory of 1857, explain with the statement in the reference of the Rani Lakshmi Bai। बुंदेले हर बोलों के संग सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शायद आपने पढ़ा भी होगा, किस किसने पढ़ा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, अभी की अभी जल्दी जल्दी से, है ना। तो ये जो इस तरह की जो कविताएं हैं, इससे पढ़कर रीडर क्या सोच सकते हो, इसे पढ़कर उनके मन में क्या कैसी फीलिंग्स आएगी, उनके मन में ये आएगी कि यार हमें ना अपने देश के लिए मर मिटना है ना। तो जब एक फीमेल होकर वो इतनी निडरता के साथ में, वो किसी से डरी नहीं, ब्रिटिशर्स की धमकियों से नहीं डरी, ब्रिटिशर्स की यातनाओं से नहीं डरी, ब्रिटिशर्स किस तरह की पनिशमेंट देते हैं डजंट मैटर, वो बिल्कुल भी उन्होंने इस बात के लिए सोचा नहीं, और वो ब्रिटिशर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से लड़ती है ना, और वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह की कविताएं, इस तरह के जो आर्टिकल्स होते हैं, वो इंडियंस के मन में अपने देश के प्रति नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की कविताएं और आर्टिकल जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। तो आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर का मतलब है कि आर्ट के थ्रू यानी कि पेंटिंग्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट किया गया, इंस्पायर किया गया। लिटरेचर यानी कि उनकी जो बुक्स वगैरह होती थी, जिनके बारे में उनकी बहादुरी के किस्से लिखे जाते थे, है ना। तो इन्हीं सब से क्या किया गया था, उनको जो है वो
मोटिवेट किया गया था, है ना। मच द राइटिंग ऑफ द हिस्टोरियन हैव हेल्प्ड इन कीपिंग अलाइव इन द मेमोरी ऑफ 1857। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के जो है बैनर्स भी जगह जगह पर लगाए गए थे कि देखो हम मुगलों के टाइम में किस तरह से एक रहते थे, है ना, और हमने कितने कितने जो है वो भी सारे पॉइंट इसमें लिख देते, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताए, ठीक है। 3 मार्क्स में लिखना, आई होप यहाँ पर सभी बच्चे जो है वो 60 to 80 वर्ड्स में इजीली लिख देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, तो अब आ गए हम सेक्शन सी पर, जिसमें हम करेंगे लॉन्ग आंसर्स को, ठीक है। ये हर क्वेश्चन कैरी करेगा आपका 8 मार्क्स, और जैसे आप ये सी सेक्शन स्टार्ट करोगे तो वहां पर लिख देना भाई आपका सी सेक्शन स्टार्ट हो गया, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये सी सेक्शन है, बी है, डी है, जो भी है, ठीक है। तो हड़प्पा की नगर योजना का वर्णन करना है, या हड़प्पा सभ्यता की खोज 1875 से 1950 तक के विभिन्न पुरातत्वविदों के योगदान का वर्णन करना है। इसमें सारे आर्कियोलॉजिस्ट को आपको बताना है, ठीक है। चाहे इसमें आपके अलेक्जेंडर कनिंगम आ गए थे, ठीक है, चाहे इसमें आपके जॉन मार्शल आ गए थे, चाहे आप REM विलर आ गए थे, तो उन सब के बारे में इसमें लिखना है। अगर हम बात करें किसकी, इसके टाउन प्लानिंग की, ठीक है, तो इसके यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं। ये रहा, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाउन प्लानिंग कर देंगे, तो जो भी आपको इनमें से अच्छी तरीके से आता है आप उसको कर दीजिएगा। तो हम क्या करें, फर्स्ट वाला उठा रहे हैं, ठीक है, द टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग में सबसे पहले आप हड़प्पा के बारे में बताओगे, ठीक है। हड़प्पा जो है वो 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है, और 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस कौन कौन सी थी आपकी, थी कौन कौन सी, तो एक आ जाएगा आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामिया, ठीक है। सेकंड हो जाएगी आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, सेकंड हो जाएगी आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन। थर्ड हो जाएगी आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, थर्ड हो जाएगी आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन, और फोर्थ हो जाएगी आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, फोर्थ हो जाएगी चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है बच्चे, चाइनीज सिविलाइजेशन, राइट, ओके। तो अब ये 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में हड़प्पा एक है, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय, थोड़ा सा पहले आपको भूमिका बनानी है, थोड़ा सा पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है हड़प्पा के बारे में, ठीक है, फिर हम इसकी टाउन प्लानिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921, ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, ठीक है, DR साहनी भी कर सकते हो इसको, ठीक है, DR साहनी ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और डिस्कवर करने के बाद फिर इस हड़प्पा को कितने सुंदर तरीके से बनाया गया, अब हम पॉइंट बना करके इसको लिखेंगे। जैसे हड़प्पा में क्या किया गया था, हड़प्पा में बहुत सुंदर तरीके से प्लानिंग की गई थी। हालांकि हड़प्पा, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है ना, तो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, हड़प्पा को जो है कुछ साइट्स को, जैसे मोहनजोदारो है तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया था, ठीक है। तो एक का नाम क्या था, सिटाडेल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो साइट्स थी ना उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, किसी किसी को 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया था। तो एक पार्ट क्या थी आपकी, एक पार्ट था आपका सिटाडेल, और दूसरा क्या था, लोअर टाउन, दूसरा क्या था, लोअर टाउन। इस सिटाडेल में जो है वो बहुत तरह के मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई गई थी, है ना, सिटाडेल में बड़ी बड़ी तरह की बिल्डिंग्स पाई गई थी। तो इसको ऐसे लेते हैं कि ये इस तरीके से जो है साइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ये आपका सिटाडेल है और ये आपका लोअर टाउन है। लोअर टाउन जो होता था वो एरिया में बड़ा होता था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल पीपल रहा करते थे। ये क्या है बच्चे, ये है आपका लोअर टाउन, ठीक है, ये क्या है, लोअर टाउन, और ये क्या है, सिटाडेल है, ये क्या है, सिटाडेल, ठीक है, ये है आपका सिटाडेल। इस सिटाडेल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, जिसमें कि एक क्या था, इसमें जिसमें एक ग्रेट बाथ था, ठीक है, जिसमें एक ग्रेट बाथ था, और दूसरा क्या था, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, दूसरा क्या था, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी था, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, ये गांव में ना होकर के अर्बन्स में ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर तरीके से हर चीज का अरेंजमेंट किया जाता है, स्टॉक करके रखा जाता था अनाज को। तो इस तरीके की जो प्लानिंग्स होती है वो टाउन में होती है ना। तो एक तो ये लिख दोगे, ठीक है, कि उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो 2 पार्ट्स को डिफाइन कर दोगे। दूसरा ये ड्रेनेज सिस्टम, जैसे आप शहरों में देखते हो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से होता है, तो गाँव में देखोगे कि कच्ची नालियां बनी होती है, पानी ऐसे फ्लो हो रहा होता है, लेकिन अर्बन में जो है इसको सही तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके ड्रेनेज सिस्टम की बात कर दोगे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था कि जैसे कि ये जो स्ट्रीट होती थी, इस तरीके से स्ट्रीट के दोनों तरफ घर होते थे, ठीक है, मकान होते थे दोनों तरफ इस तरीके से, और
इनकी ना जो ये घर होते थे इनकी एक वॉल स्ट्रीट के साथ में लगी होगी, कंपल्सरी कर दिया गया था। और इसी वॉल के साथ साथ में ड्रेन बनाए गए थे, नालियां बनाई गई थी, ताकि घरों का वेस्ट वाटर जो है वो इन नालियों के थ्रू आगे फ्लो हो जाए, कहीं गंदगी ना रहे। और इन ड्रेन्स को ना, इन नालियों को वुडन स्लैब से या स्टोन स्लैब से कवर किया जाता था, ताकि कूड़ा करकट इनके अंदर ना पड़े। तो ये सारी जो आप देख रहे हो ना, सारी की सारी अर्बन प्लानिंग की तरह होती है। तो गांव में तो अगर रहते तो वो लोग ऐसे ही उसको इजीली क्या करते हैं, पानी को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं ना, तो वहां पर मॉस्किटोज वगैरह, तो ये लोग हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, है ना। और उसके अलावा क्या करोगे, इनके जो रेजिडेंशियल एरिया था, इनके घरों का जो स्ट्रक्चर होता था वो कैसा था बच्चे, वो था स्मॉल रूम्स होते, मतलब स्मॉल हाउसेस होते थे, ठीक है। तो स्मॉल हाउसेस होते थे, ठीक है, लेकिन उन स्मॉल हाउसेज में प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। घरों में सिर्फ एक ही विंडो होती थी, है ना, और मतलब विंडो नहीं होती थी, सॉरी, और उसमें क्या होते थे, दरवाजे होते थे, मतलब एक मेन गेट होता था। जैसे रूम्स होते ना, तो रूम में कोई विंडो नहीं थी, है ना, विंडो नहीं थी, सिर्फ एक एंट्रेंस गेट ही होता था, एंटर एग्जिट का। तो इस तरीके से प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। दूसरा, अगर हम मार्केट की बात करें, ठीक है, दूसरा अगर हम मार्केट की बात करें, तो हड़प्पा में काफी अच्छी अच्छी मार्केट पाई जाती थी, जहां पर जो होती थी डीलिंग्स वगैरह होती थी, वो भी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह की, मेटल्स की, ठीक है, और ये जो आपके वेट मेकिंग की। तो ये इस तरीके से वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हुआ करता था। तो मार्केट में आप कर दोगे, सेल परचेजिंग का काम होता था, किस तरह की सेल परचेजिंग होती थी, तो उसमें एग्जाम्पल सीख दोगे किस तरह की चीजों को बेचा और खरीदा जाता था। फिर आप उसमें लिख दोगे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या कर दोगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या कर दोगे, जैसे बीड्स मेकिंग हो गए, ठीक है, मोती बन के बनाने का काम, ठीक है, वेट मेकिंग हो गए, राइट, और आपके जो भी मेटल वर्किंग हो गई, इस तरह की क्राफ्ट प्रोडक्शन में वो सारी की सारी चीजें लिख दोगे, ठीक है ना। उसके अलावा ये आपके कितने 4 से 5 पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और भी अगर आपके दिमाग में आ रहे होते हैं तो आप उसको वहां पर लिख देना, लेकिन याद रखना, पहले आप हेडिंग बनाना, उसके बाद उसको 1-2 लाइन में डिफाइन कर देना, फिर हेडिंग बना, फिर डिफाइन कर देना, और हो सके तो साथ में उसको छोटा सा डायग्राम भी बना दिया, जैसे सिटाडेल का बनाया था और लोअर टाउन का बनाया था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपके आंसर्स को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाएगा, है ना, और आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट से बात करते हैं, Kabir Das is one of the most outstanding example of the poet Sant who has been extensive view on the social situation, institutions and on the ultimate reality, ठीक है। explain the statement, आपको बताना है कि जो कबीर दास हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली संत रहे हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा एक जिससे मतलब जिसको लोग दूर दूर तक सुनने के लिए आते थे, है ना, जिनके जो प्रीचेस होते हैं तो दूर दूर तक उनके फॉलोवर्स बने हुए थे। तो क्यों उन्हीं को ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कहा है ना, क्यों उन्हीं को ही ज्यादा एक प्रभावशाली संत कहा है। तो कबीर दास, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कबीर दास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। कबीर दास बाय प्रोफेशनल जो थे वो एक वीवर थे, है ना, जुलाहा जिसको बोलते हैं, कपड़े बनाने वाले, बुनकर जिसको बोलते हैं, है ना। तो उनका वो दोगे। कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति को वो किया करते थे, ठीक है। तो इनका जो संबंध था वो कहाँ से था, बनारस से, ठीक है, यूपी में, ठीक है। और इनकी जो है मतलब पोएट भी थे और ये संत भी थे, और साथ साथ में ये सोशल रिफॉर्मर्स भी थे, क्योंकि काफी सारी चीजों को इन्होंने सोसाइटी के अंदर इनको रिफॉर्म भी किया, ठीक है। और ये कौन थे, तो फर्स्ट में आप पॉइंट में क्या लिख दोगे कि कबीर वॉज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्या थे, पोएट संत थे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो इसमें क्या कर दोगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके करोगे। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा, फर्स्ट हेडिंग बना करके, मतलब इंट्रोडक्शन, इस तरीके से इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाएंगे और कबीर को डिफाइन कर दोगे, ठीक है, कि वो बनारस से बिलोंग किया करते थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे, ठीक है, ये निर्गुण भक्ति में विश्वास किया करते थे। निर्गुण भक्ति क्या होती है, विदाउट एट्रीब्यूट, ठीक है, विदाउट एट्रीब्यूट, ठीक है, विदाउट एट्रीब्यूट, यानी कि मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। और वो हमेशा कहते थे कि मूर्ति पूजा ना एक तरीके से दिखावा है, तो अगर हमें भगवान को याद करना है तो हम उसको मेडिटेशन के द्वारा याद करेंगे, या अपने अच्छे कर्मों से। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग्स जो है वो हम पर बरसती रहेगी। तो कंपैरेटिव टू उन्होंने कहा कि पूजा करने से, पूजा में ये जो धूप बत्ती अगरबत्ती हम करने, इससे बेटर तो अगर हम लोगों की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, तो ये इससे हमें ज्यादा पुण्य मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट बना दोगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, कि कबीर के जो बीजक थे, ठीक है, तो उसके उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोवर्स ने उनके
कही गई जो उनकी वाणियां थी उनके ऊपर पूरी की पूरी बुक लिखी, ठीक है, बीजक जिसका नाम था। तो बीजों को जो है मतलब उनकी बुक को ना प्रिजर्वेशन देने के लिए अलग अलग जगह के लोग जो है उनके फॉलोवर जो है वो उन्होंने वहां पर प्रिजर्व किया। जैसे हम बात करते हैं किसकी, काशी की या बनारस की बात करते हैं, तो वहां पर कबीर पंथी, ठीक है, वहां पर एक समुदाय बना जिसको कहा जाता है कबीर पंथी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, कबीर पंथी। ये कहाँ से थे, काशी यानी कि बनारस, ठीक है, काशी यानी कि बनारस, तो इसको कहा जाता है कबीरपंथी, ठीक है। इनके फॉलोवर्स को यानी कि इनके फॉलोवर्स का भी समुदाय बन गए थे, ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। तो जो काशी में, बनारस में जो समुदाय बना और उनकी कही गई वाणियों को उनको प्रिजर्व किया, तो उनके फॉलोवर्स को, इस वाले समुदाय को क्या कहते हैं, कबीरपंथी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, राजस्थान की, तो राजस्थान में दादू पंथ था, ठीक है, राजस्थान में दादू पंथ था, ठीक है। तो उन्होंने भी इनके बीजक को, इनकी कही गई वाणियों को प्रिजर्व किया। तो वो जो राजस्थान में एक समुदाय बना उसको दादू पंथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने भी, मतलब गुरु नानक देव जी भी क्या थे, इन्हीं के जैसे थे, वो भी निर्गुण भक्ति की ही उपासना किया करते थे, यानी कि निर्गुण भक्ति में जो है विश्वास रखते थे। और जो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की कही गई वाणियों का भी संकलन उसमें मेंशन किया गया, यानी कि कबीर के द्वारा कहे गए जो भी दोहे होते हैं, उनकी कही गई जो वाणियां हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनको मेंशन किया गया है ना। तो इस तरीके से लिख दोगे। उसके अलावा तो कबीर जो थे वो बहुत एक बहुत ही प्रभावशाली संत इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने हिंदुओं को बल्कि मुस्लिम्स को भी एक तरीके से यूनाइट करने का काम किया, है ना। तो उनके फॉलोवर जो थे वो दोनों ही थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम्स भी थे। लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, ठीक है, लोगों को लाइफ की रियलिटी को, ठीक है, समझाने की कोशिश करते थे कि लाइफ की रियलिटी क्या है। तो ये झूठे आडंबर जो हैं इनसे आप दूर रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गरीबों की सेवा करते हैं, अगर आप किसी नीडी की हेल्प करते हैं, तो वही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस तरीके से लोगों को अपनी प्रीचिस के थ्रू उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, मतलब कि प्रभावित किया, है ना। और इनके फॉलोवर्स जो थे वो लाखों में पहुंच जाते हैं, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें 7 to 8 पॉइंट्स आप कर दोगे। डिस्क्राइब द कोजेज एंड द इवेंट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। बार बार ये क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, ठीक है। या तो आप इसको कर दीजिए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द गांधी जी इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम द 1922 टू 2031। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने इस टाइम तक, देखो 22 में गांधी जी ने एनसीएम को क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया था, है ना। गांधी जी ने एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। कॉल ऑफ का मतलब समझते हो, वापस बुला दिया, यानी कि स्टॉप कर दिया था। क्यों किया था, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट ये था जो फेब 1922 में, जो फेब 1922 में, ठीक है, फेब 1922 में चौरा चोरी गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर में पुलिस स्टेशन था, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, चोरा चोरी, वहां पर एक प्लेस का नाम है गोरखपुर के अंदर, ठीक है, वहां पर एक पुलिस स्टेशन था। तो वहां के जो पीजेंट्स थे तो उनका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि कहीं भी वो ब्रिटिशर्स को देखते ना तो बस उनको मरने मारने के लिए तैयार हो जाते थे। तो पूरा का पूरा उनका एंगर और फ्यूरी जो है वो ब्रिटिशर्स पर निकलता है। तो वहां पर पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में करीब करीब 22 पुलिसमैन थे और चारों तरफ से क्या कर दिया गया, उनको बाहर से उनका लॉक कर दिया गया, यानी कि डोर को क्लोज कर दिया गया। और इसके बाद चारों तरफ से, अंदर तो पुलिस वाले थे ही 22 पुलिस वाले, चारों तरफ से उसमें क्या कर दिया, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तो इस घटना से आग लगी तो 22 के 22 पुलिस वाले उसमें जिंदा जलकर मर गए थे। जब इस घटना को गांधी जी ने सुना तो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं कि मैं तो ब्रिटिशर्स को बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से, हमारे इंडियंस की तरफ से आपको किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं देखी जाएगी, है ना, नहीं दिखाई देगी। और मेरे ही जो है भारतीयों ने, मेरे ही इंडियंस ने मेरे ही ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, डिसओबे किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात उनको बहुत ज्यादा हर्ट करती है और इस तरह से वो एनसीएम को वापस ले लेते हैं। इस घटना से उन्होंने एनसीएम को वापस ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो 1915 में वो जब इंडिया आए थे, 1916 में बीएचयू की ओपनिंग हुई, ठीक है, 1917 में चंपारण, 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ, सत्याग्रह मूवमेंट। 17 से 18 तक सत्याग्रह मूवमेंट चला है। चंपारण ये था, खेड़ा और अहमदाबाद मूवमेंट 1918 में। उसके बाद 1919 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। 1920 में ये एनसीएम स्टार्ट कर दिया था, 1920 में एनसीएम स्टार्ट कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तो बहुत तेजी से वो एक्टिविटीज कर रहे थे, लेकिन 22 के बाद से और 31 तक बिल्कुल भी ये इन्होंने कोई किसी तरह का मूवमेंट लॉन्च नहीं किया था। फिर वो इस सिचुएशन या इस दौरान वो क्या कर रहे थे, वो बहुत सारे जो है वो
चीज़ों को रिफॉर्म कर रहे थे सोसाइटी के अंदर। जैसे हरिजनों को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत नीचा समझा जाता था, तो हरिजनों के साथ मिल करके वो छोटे छोटे काम किया करते थे। जैसे टॉयलेट साफ करने का काम होता है, जैसे झाड़ू लगाने का काम होता है, जैसे चरखा चलाने का काम होता है। तो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना चाहते थे कि देखो तुम सेल्फ डिपेंडेंट अगर होगे ना तो क्या करोगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। तो उनको चरखा काटना, ठीक है, और सोसाइटी में रिफॉर्म करना, जैसे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया कि भाई अब पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़कर ही तुम जो है वो चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन पर, ठीक है। साथ साथ में जो इंडिया में जो भी कास्ट सिस्टम को लेकर जो बातें फैल रही होती हैं तो उनको रिफॉर्म किया, ठीक है। विडो रीमैरिज थी, ठीक है, उनका भी उन्होंने एक्ट पास किया, सती सिस्टम था। तो इस तरीके से उनको, खैर ये तो 1829 में इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया था, है ना, लेकिन चाइल्ड मैरिज होती थी, है ना, तो उसको भी, चाइल्ड मैरिज को भी बहुत पहले ही जो है अबॉलिश कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे काम थे जो सोसाइटी में अभी भी कहते हैं ना कि बुरे रीति रिवाज थे, तो उनको रिफॉर्म किया जा रहा था, है ना। लोगों को बोला जा रहा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा ना सेल्फ डिपेंडेंट बनो, है ना, तुम ज्यादा से ज्यादा जो है वो किसी तरह से तुम्हें लगता है कि वो तुम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो उसको करो, ठीक है। तो बाकी के इस बीच में क्या किया जा रहा था, बाकी के इस बीच में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपने एक्टिविटीज कर रहे थे, ठीक है, वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में जो है वो जैसे वो गांधी जी से पूछते थे कि भाई हम ये वाली जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या ये आंदोलन हम कर रहे हैं, तो ये जो भी काम कर रहे थे पहले गांधी जी से एडवाइस लिया। गांधी जी बोलते थे तुम करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम इस काम को करो, ठीक है। और गांधी जी क्या कर रहे थे, वो छोटी छोटी चीजों को सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे, छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोगों को बता रहे थे कि देखो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, ठीक है, इसी काम से हम जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, है ना। और फिर आता है 1931 की बात है। तो 1930 में उन्होंने क्या किया, 1930 में दांडी मार्च, ठीक है, सॉल्ट लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया, ठीक है। तो 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। कहां से, साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से, जो कि कहां पर है, अहमदाबाद, ठीक है, आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया। तो देखो इससे पहले की सिचुएशन बताती हूँ। तो गांधी जी ने देखा कि भाई अब इन्होंने सॉल्ट पर भी टैक्स लगा रखा है, और सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई खरीदता है इसको, है ना। और जो लोग इतने ज्यादा बड़े लेवल पर जिस चीज को खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी पॉकेट में पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो सबको जरूरी है, इसके बिना तो किसी घर का काम ही नहीं चलना है। अब आप भी सोचोगे, आप खुद सोचो जरा कि कभी मम्मी जो है वो सब्जी में नमक डालना भूल जाती है ना, तो आप क्या करते हो, मम्मी आज तो सब्जी में नमक नहीं डाला आपने, आज तो मीठी मीठी सी सब्जी लग रही है, एकदम टेस्टलेस है, ठीक है, मम्मी कहते हैं बेटा आज मैं भूल गई, है ना। तो सोचो जरा वो नमक कितना एसेंशियल पार्ट होता है हमारे फूड आइटम का। इसी तरीके से गांधी जी ने देखा कि ये जो नमक पर भी इन्होंने जो कानून लगाया हुआ ना, ये सरासर इनजस्टिस है इंडियंस के लिए, है ना। तो इस इनजस्टिस को उन्होंने क्या करना था, रिमूव करना था, इनको ब्रेक करना था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो गांधी जी ने ठान लिया था कि मुझे क्या करना है, इस सॉल्ट लॉ को हर हाल में मुझे ब्रेक कराना है, इसको अबॉलिश कराना है, तोड़ना है इसको। तो क्या डिसाइड करते हैं, इन्होंने 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, किसको, इरविन को, लॉर्ड इरविन को, ठीक है, कि 11 मार्च 1930 तक तो हम देखेंगे, 11 मार्च तक हम देखेंगे, लेकिन अगर तुमने 11 मार्च से पहले पहले कोई डिसीजन नहीं लिया, या सॉल्ट लॉ को तुमने अबॉलिश नहीं किया, या इस पर कानून नहीं हटाया, ठीक है, इस पर टैक्स नहीं हटाया, तो तुम देख लेना कि हम 12 मार्च को क्या करने वाले हैं। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उसको फॉर ग्रांटेड लिया, लाइटली, अरे ये क्या कर सकते हैं, इंडियन ही तो है, इनके बस की कहाँ है कि जो हमसे टक्कर लेंगे। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं इंडियन, है ना, अगर अपने पे आए तो उन्होंने जो है 12 मार्च 1930 को क्या किया, दांडी मार्च अपना स्टार्ट कर दिया। और दांडी मार्च में सबसे पहले 78 फॉलोअर्स के साथ में, अपने 78 जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ में इस दांडी मार्च को शुरू किया। और फिर बाद में गांधी जी जिस गांव, जिस गली गली जो है वो चलते जाते, वहां पर एक अच्छा खासा जनसैलाब जो है, लोग इनके साथ अच्छी खासी भीड़ इनके पीछे चलने लगी। खास करके इस सबसे पहले इस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में, हाँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का ही पार्ट था, ठीक है। तो इसमें जो है वो वुमेन की पार्टिसिपेशन देखी गई पहली बार इतने बड़े लेवल पर, ठीक है। पहले तो वुमेन की पार्टिसिपेशन ही बिल्कुल भी नहीं थी किसी भी मूवमेंट में, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय की और बाकी जो सोशल एक्टिविस्ट थी, उन्होंने कहा, गांधी जी को एडवाइस किया कि भाई हम जो है इस मूवमेंट में हम वुमेन्स की भी पार्टिसिपेशन जो है वो करा सकते हैं, क्योंकि वुमेन ही एक सॉल्ट की वैल्यू को ज़्यादा जानती है ना।
और बड़े लेवल पर विमेन ने इसको पार्टिसिपेट किया। लिकर शॉप जो थे वो सारे के सारे तोड़फोड़ डाले, है ना, उनकी दुकानें थी, उनकी ऑफिसेस वगैरह थे, तो सबको तोड़फोड़ रहे थे, है ना। तो इस तरीके से एक बहुत बड़े लेवल पर ये जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता है। और 6 अप्रैल 1930 को, कब, 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच जाते हैं। तो दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्या किया, सॉल्ट टैक्स या सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। ठीक है, को ब्रेक कर दिया, उन्हीं की फैक्ट्री के सामने नमक बना करके, और इस कानून को तोड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब घर घर में लोग जो है वो नमक बनाने लगे, इस तरह से उनको नमक पर अब टैक्स नहीं देना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन आता है दांडी मार्च पर भी, तो मैंने दांडी मार्च के पर्सपेक्टिव से भी पूरा बता दिया है। और गांधी जी ने 22 से 31 के बीच में क्या किया, तो इसको बता देना। फिर इसके बाद जब ये जैसे ही खत्म हो जाता है, तो लॉर्ड इरविन को लगता है कि यार हाँ, इंडिया में बात तो है, कुछ इंडियन लोग तो जो है वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर उनकी बात को नहीं माना गया, ठीक है, तो वो और ज्यादा इससे भी बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि हम तुम्हारे साथ ना बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो बातचीत करने के लिए जो है राउंड टेबल रखी गई थी, है ना। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, 1930 में और एक 31 में, 1930 में और 31 में 2 होती हैं। ठीक है, अब गांधी जी को बुलाया जाता है 1931 में, कब, सेकेंड राउंड टेबल में। कब बुलाया जाता है, सेकेंड राउंड टेबल में, सेकेंड राउंड टेबल में। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी को जब लंदन बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए कि ठीक है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज अब थोड़ी सी बंद कर दो, बातचीत से सुधार लेते हैं ना, पैचअप कर लेते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो, हम लोग क्या चाहते हैं। गांधी जी बड़े कॉन्फिडेंट होकर के, गांधी जी बड़ी होप लेकर के लंदन में जाते हैं, है ना। और वहां पर फिर उनकी बात को सुना नहीं जाता, क्योंकि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। सारे लोग सभी वहां पर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ज्यादा थे, गांधी जी इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स बन के गए थे। ठीक है, तो वहां पर गांधी जी की बात को सुना ही नहीं जाता। गांधी जी बहुत मायूस होकर के, बहुत मतलब दुखी होकर के वहां से वापस आ जाते हैं कि वाकई में इन्होंने जो उनके साथ किया वो बहुत इनजस्टिस किया, बहुत ज्यादा उन्होंने एक तरीके से उनकी, कह सकते हो इंसल्ट टाइप में की, है ना, कि उनको एक तो वहां पर बुलाते हैं, फिर उनसे बात भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि अभी हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने उनकी शर्तों को मान लिया था कि तुम अपने इंडियंस को बोलो कि वो हमारी तरफ से और वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने इंडियंस को बोलो। तो गांधी जी की तरफ से ये था, 11 डिमांड रखी गई थी कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आप उनको, जितने भी इंडियंस हैं उनको आप इम्प्रिजन कर दे, मतलब उनको रिलीज कर दीजिए, जेल से उनको रिहा कर दीजिए, नमक पर से कानून हटा दीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके की डिमांड रखी गई थी। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपने इंडियन से कहो कि वो वर्ल्ड वॉर में हमें, हमारी तरफ से पार्टिसिपेट करें। गांधी जी ने कहा ठीक है, विश्वास कर लिया। अब हमने तो अपनी बात पूरी कर दी, लेकिन वो अपनी बात से बैकआउट कर गए। ठीक है, बैकआउट करने के बाद गांधी जी को लगा कि यार ये तो हर तरीके से जो है वो चीटिंग कर रहे हैं, बैकआउट कर रहे हैं, ये तो झूठे हैं एक नंबर के, है ना। तो इस तरीके से अब गांधी जी ने कहा कि बड़े लेवल पर कुछ करना है और इनको दिखाना है कि हम वो कर सकते हैं जिनको ये सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद गांधी जी ने फिर चुप नहीं बैठे, फिर एक के बाद एक के बाद एक जो है वो जगह जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया से कभी कहीं पर, कभी कहीं पर जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। और आते 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 क्विट इंडिया मूवमेंट तक आते आते बहुत जोर शोर से पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर होती हैं। 47 तक आते थे, चीजें बहुत चेंज हो जाती है, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप उसमें कर दोगे। ठीक है, अब ये जो सेक्शन डी है, ठीक है, ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको ये इस तरीके से पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ के क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, और ये रहा, वो उसका इंग्लिश वर्जन है, ये उसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, ये उसका हिंदी वर्जन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंडी हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों से के कटु वाक्यों से डर से। ये ब्राह्मण है, हे ब्राह्मण तुम्हें किसका डर है, जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया है जल में स्नान करके मुक्त हो जाता हूँ। पुन्ना ने कहा कि यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है, वैसे तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग में चले जाएंगे। भाई सही बात है, ठीक है, अगर पानी से ही तुम्हें, पानी नहाने से ही अगर तुम्हारे सारे पाप धुल रहे हैं तो मेंढकों के और इनके सबके पाप धुल जाएंगे, वो तो स्वर्ग चले जाएंगे। साथ में पानी में सांप भी और मगरमच्छ भी रहते हैं, उनके पाप भी धुल। इसके बदले में वो कर्म ना करें, तो इसके बदले में वो जीना छोड़ दें। ठीक है, कि भाई ठीक है, काम कर रहे हैं, पाप किया उन्होंने कि ठीक है पानी में रहे तो उनके सारे पाप धुल गए,
तो आपको पानी की ओर जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है, हे ब्राह्मण अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो यह स्रोत पुन्ना के आध्यात्मिक अनुभव की अंतर्दृष्टि का किस प्रकार से प्रदान करता है, वो कहता है कौन, पुन्ना के पुन्ना कौन थे, एक बौद्धिस्ट थे, ठीक है। ये कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो, ठीक है, अच्छे कर्म करोगे तभी जाकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी तुम्हारे सारे के सारे पाप धुलेंगे। इस तरीके से एक वर्ड में डिफाइन करना है उसको। एक जागृत आत्मा के रूप में पुन्ना किस प्रकार प्रतिबिंब करता है, तो वो कहता है कि अच्छे कर्म करो, ये पानी से, ये झूठे आडंबर से, पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, राइट एक्शन को करो, है ना, ये करना है। इस स्रोत से बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं स्पष्ट होती है, तो ये शिक्षाएं स्पष्ट होती है कौन सी, सेल्फ एफर्ट से, यानी कि अगर तुम सही अच्छे कर्म करते हो और जिस चीज को पाना चाहते हो, तो उस चीज को पाने के लिए तुम्हें तरीका अपना अलग करना होगा। और वो तरीका अलग क्या करना होगा कि तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना होगा, ठीक है, अच्छाई की तरफ चलना होगा, तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है। अदरवाइज तो तुम ये झूठे अपने विश्वास को लेकर के इस तरीके से तुम अपने पापों से मुक्ति तुम्हें नहीं मिल सकती है। बस इस तरीके से यार बना बना के कर देना उसको, ठीक है। ये आपका 3 जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके हिंदी और इंग्लिश में जैसा आपको समझ में आता है कर लेना। सांची स्तूपा धोलावीरा कहाँ करना है आपको, लोकेट करना है, शाहजहानाबाद दिल्ली, ठीक है, मुगलों के अधीन एक क्षेत्र। और उसके बाद गोलकुंडा जो 14 से 18 सेंचुरी। उसके बाद फिर आता है आपका 1857 के रिवोल्ट। देखो ये हर बार 1857 के रिवोल्ट से हर बार क्वेश्चन आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आपका कहाँ पर, एक आपका ब्रिक बीट्स एंड बोन्स हमेशा पूछा जाता है इन 2 चैप्टर से, तो ठीक है। उसके बाद 1857 के रिवोल्ट में ए और बी आपको मार्क करके दिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 को, सांची को, धोलावीरा को और दिल्ली को लोकेट करते हैं, ठीक है। सांची, इनको लोकेट करते हैं, ठीक है, सांची, धोलावीरा और दिल्ली, ठीक है, यहाँ पर लोकेट करते हैं। अब देखो जरा इनको, ठीक है, ये लो जी, ये क्या है, सांची कहाँ पर है, सांची है भोपाल में, ठीक है। और भोपाल कहाँ पर, एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, सांची कर दोगे बच्चे, ठीक है, सांची, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाता है डजंट मैटर, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है, ठीक है। सांची आप लोकेट कर दोगे। उसके बाद आपका क्या है, दिल्ली है। और यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये छोटा सा ये एरिया देख रहे हो, ये क्या है, दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली है। उसके बाद धोलावीरा, ये आपका गुजरात है। तो गुजरात में क्या करोगे, धोलावीरा को लोकेट कर दोगे, ठीक है, गुजरात है ये, ठीक है। ये आपका एमपी है, ये आपका क्या है, दिल्ली है। उसके बाद ए और बी 1857 के रिवोल्ट से, ठीक है, ये रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, झांसी, ठीक है, झांसी, ठीक है। और ये जो है आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ये क्या हो गया, कलकत्ता, ठीक है, अवध आप कह सकते हो, है ना, ठीक है, कलकत्ता। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कैलकाटा, ठीक है, बंगाल, बिल्कुल सही। तो ये क्या करोगे, इस तरीके से आप आंसर कर दोगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो गए होंगे और सारे क्वेश्चंस अब धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर भी बच्चे आपने नहीं पढ़ना शुरू किया है ना, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लो। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट अपना पूरा का पूरा, ठीक है, गो थ्रू करो, पूरा सिलेबस आप कवर करो। उसके बाद आप रिवीजन, जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हैं फिर हम उसको रिवाइज करेंगे। तो पूरे चैप्टर को करने के बाद फिर उसके रिवीजन करो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये तीनों चीज़ें आपको मिल सकती है कहाँ पर, मैं डेली डेली बताती हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये तीनों चीज़ें आपको अड्डा 24/7 के महापैक पर मिलने वाली है। संघर्ष बैच में भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें। अड्डा 24/7 टाइप मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अभी के अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अड्डा 24/7 पर टाइप करना है इस तरीके से, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपका आएगा इस तरीके से एक विंडो आएगी, है ना। उस विंडो में क्या करना है आपको, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम या फिर स्कूल K-12 में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लास 12th है। इसमें ऐसा मत सोचेगा कि क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करवाई जा रही, इसमें भी करवाई जा रही है, ठीक है। अब ये देखिए दोनों का बता देती हूँ, ये है संघर्ष बैच जिसका प्राइस है 6799 का, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी, महापैक की,
ठीक है। तो ये जाना है आपको अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो व्हाटएवर जो भी है, तो आपको बस एक Y489 कूपन कोड लगाना है। जो भी आप परचेज करो ये कूपन कोड लगा करके आप इसमें डिस्काउंट पा सकते हो, वो भी मेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आर्ट्स पर करोगे। अब देखो वो 6799 का था, ये कितने का है, 9349 का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि CUET के एग्जाम तक इसकी क्लासेस चलती रहेंगी। और ऐसे आपके सफलता 2.0 है, श्रेष्ठा है, या फिर श्रेष्ठा 2.0 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बैचेस हैं, इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये महापैक वाले बच्चे। और महापैक का मतलब होता है ट्रेजर, यानी कि आपको सारी, अगर आपको कहीं से बुक लेने की सोच रहे हो कि मैं मार्केट जाऊं ये बुक ले आऊं, मत लो, क्योंकि बुक आपको यहीं पर मिल रही है महापैक के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मार्केट से जाकर कोई PYQs ले आऊं, ठीक है, या फिर मॉक टेस्ट ले आऊं, ठीक है, या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले आऊं, तो बच्चे सारी चीजें आपको मिल रही है कहां पर, इस महापैक के अंदर। ठीक है, सारी चीजें आपको इस महापैक के अंदर मिल रही है। तो महापैक में आप क्या कर लो, फटाफट फटाफट से एनरोल कर लो बच्चे जाकर के। यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल रही है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रही है। इसकी वैलिडिटी आपकी 12 महीने तक रहेगी, यानी कि आपके CUET के एग्जाम के बाद तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से जाओ। 12 महीने में अगर तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो इसको क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के लिए Y489 कूपन कोड लगाइए, Y489 कूपन कोड लगाइए, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिल गया, ये आपको मिल गया पूरे अराउंड 1900 रुपए का डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है, तो अब इस 1900 रुपए के हैवी डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आज ही एनरोल कर लो अपने इस महापैक के अंदर, या फिर संघर्ष बैच में भी आप क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। कूपन कोड सेम रहेगा सबके लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है। आप अपने फ्रेंड को भी बता देना कि ये कूपन कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। देखो बच्चे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। काफी सारे बच्चे ऐसे सेशंस में आते हैं जो कहते हैं कि मैडम मैं ड्रॉपर हूं। अब वो ड्रॉपर क्यों है, वो ड्रॉपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी मिस्टेक हो गई होगी और वो थोड़ा सा पीछे रह गए, है ना। तो उन्होंने सोचा कि इस बार और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। तो बच्चे, क्यों नहीं आप ऐसी कोशिश करते हो कि एक ही बार में आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए, दोनों एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए, है ना। और वो दोनों एग्जाम कब अच्छे निकलेंगे, जब आप एक कंप्लीट नॉलेज लेकर जाएंगे, जब आप एक डेप्थ में नॉलेज लेकर जाएंगे, तभी आप इस जैसे जो आपके ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन इस बार CUET के एग्जाम आपके बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है बच्चे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पेपर का लेवल भी है कंपैरेटिव तो पिछले साल के थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन डिफिकल्टीज भी आपको तभी फेस करनी पड़ेगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियरेंस भी कराई जाएगी। ठीक है, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाते हैं डेली DPPs के थ्रू। ठीक है, साथ में आपको PDF हो गई, मॉक टेस्ट हो गई, आपकी ई-बुक्स हो गई, सारी चीज, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट ओनली दिस इन दिस महापैक। तो जल्दी से जाओ, इसमें एनरोल करो और फटाफट से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में फुल आउट ऑफ फुल लेने का सपना अपना पूरा करो। आपके साथ अपने पेरेंट्स का भी सपना आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत पर, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के बेस पर। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चे।